This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ श्रावण शुद्ध अष्टमी दिनांक 16 अगस्त 2021 चरक निदान सन अध्याय 8 अकस्मात चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयार्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं च आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरः अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हितानि अपस्मारिभ्यस्तीक्ष्णानि संशोधनानि उपशमनानि च यथास्म। चलिए अपस्मार में तीक्ष्ण इस प्रकार के शोधन और उपशमन जो है योग्य इस प्रकार से जो जिस रुग्ण के लिए जिस प्रकार के लिए योग्य हो वो करे। मंत्रादि ने आगंतु संयोग और आगंतु का अगर संयोग है तो मंत्रादि का प्रयोग वहां पे होना चाहिए इस प्रकार से। तो तीक्ष्ण शोधन ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा और जब तक शोधन नहीं करवाएंगे तब तक रिजल्ट्स मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और दूसरी चीज जैसे एंटी एपिलेप्टिक मॉडल में देते हैं तो उनके जरिए सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है या मास्किंग ऑफ सिम्टम्स इस प्रकार का हो जाता है। वैसा आयुर्वेद में नहीं होता। औषधियां शुरू करने के बाद भी अपस्मार के वेग आ सकते हैं इस प्रकार की स्थिति। और फिर उनकी तीव्रता कम हो जाएगी, उनका कालावधि बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी एकदम रुक गए हैं ऐसा नहीं होगा। और ये लोगों के लिए बड़ी सदमे की बात होती है क्योंकि एलोपैथी में जाते हैं तो तुरंत परिणाम दिखता है। कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये परिणाम नहीं दिखता। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी की एक केस थी जो पहले भी मैंने बताई है कि 2 वर्ष की लड़की थी और उसको अपस्मार के वेग आ रहे थे और जसलोक अस्पताल में थी और उनके एंटीलेप्टिक तरफ ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये इनके पास में आई तो उन्होंने परीक्षण किया और बताया कि अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आप करने के लिए तैयार है तो ही ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स ने बात मान ली और उन्होंने कहा कि तुम दोनों को पूरी तरीके से फुर्सत निकाल के इस बच्ची के साथ ही रहना है।
उसके आसपास ही रहना है, छोड़कर जाना ही नहीं है उसको, इस प्रकार से। और ये कम से कम 15 दिन करो, बाद में देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा, इस प्रकार से। और फिर दवाइयां भी दे दी, लेकिन हाँ, जैसे करने लगे जैसे अपस्मार के वेग कम होते गए, और 15 दिन में लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो मणिमाधव शास्त्री जी का कहना था कि इसमें बच्चा स्नेह की कमी थी, और जो माता और पिता से आना चाहिए था वो बच्चा स्नेह मिल नहीं रहा था, इसलिए ये बात हो रही थी। और जैसे वो उसकी आपूर्ति हो गई, तो फिर वो स्वस्थ हो गई, इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि मानसिक भावों का इस तरीके से परीक्षण नहीं किया जाता, या फिर उसके बारे में, चिकित्सा के बारे में सोचा नहीं जाता। तो उनके अहम रुग्णों में से ये एक रुग्णा है कि जो जसलोक से वापस आई थी, और फिर उसके माता पिता को आसपास रहने के लिए बताने पर वो स्वस्थ हो गई, इस प्रकार से। तो ये एक बात इसमें ध्यान में रखने योग्य इस प्रकार की है। तस्मिन् हि दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां नानादिक्षु विद्रवताम् अभिद्रवण तरण धावन प्लवन लंघनाद्यैः देव क्षोभणैः पुरा गुणोत्पत्तिः अभूत। तो दक्ष के यज्ञ का जो विध्वंस हुआ, तो सभी जो लोग थे वो विभिन्न दिशाओं में भागते रहे। अभिद्रवण तरण धावन प्लवन लंघन, तो ये काफी विशेषण लगाए है, काफी क्रियापद लगाए है कि अभिद्रवण हो रहा था, धावन प्लवन लंघन। प्लवन क्यों बताया गया है मालूम नहीं, क्योंकि पानी का वहां कुछ संबंध था क्या, इस प्रकार का। देह विक्षोभन है, ये बुरा गुणोत्पत्ति है। और देह, इस प्रकार के देह विक्षोभन करने वाले कारणों के जरिए पहले गुणोत्पत्ति हुई। अविप्राशात, अविश्प्राशात प्रमेह कुष्ठाना, वहां जो कुछ हवि अर्पण किया गया था प्रसाद के रूप में, यज्ञ अग्नि के रूप में, अग्नि को देने वाले के लिए, उसके प्राशन से प्रमेह और कुष्ठ के आरंभ हुआ। भय त्रास शोक ही उन्माद, भय त्रास और शोक, इससे उन्माद की उत्पत्ति। विविध भूत अशुचि संस्पर्शात अपस्मार, विविध भूत और अशुचि संस्पर्श होने के कारण अपस्मार का निर्माण हुआ। ज्वरस्तुकुल महेश्वर ललाट प्रभाव, और ज्वर जो है वो शंकर के तृतीय नेत्र जो ललाट पर उत्पन्न हुआ, उससे निर्माण हुआ। तत्संतापाद रक्तपित्तम, उसके संताप से रक्तपित्त निर्माण हुआ। अति व्यवयात पुनः नक्षत्र राजस्य राजेक्ष्म, और नक्षत्र राजा जो चंद्रमा, उसके अति व्यवहार के कारण राजा यक्ष्मा निर्माण। तो ये जो बातें बताई जाती है इस प्रकार की, उसके आधार पर आयुर्वेद अशास्त्रीय है ऐसा लोग कहते रहते हैं। तो ये शास्त्रीय है अशास्त्रीय है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इन पौराणिक कथों से, हम कथाओं से हमें क्या समझना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। तो मूल कारण, दक्ष ने यज्ञ किया और उसको, शंकर को जो उसका भाग देना चाहिए था वो नहीं दिया, ये एक बात, और उसका अपमान भी किया, ये दूसरी बात। और फिर शंकर जी ने सभी यज्ञ का विध्वंस कर दिया, और उससे जो शोक भय क्रोध वगैरह इस प्रकार से भाव निर्माण हुए, और जो भी प्रसाद का सेवन वगैरह किया गया इस प्रकार से, तो उससे विविध रोगों की निर्मिति हुई है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो विविध भूत अशुचि संस्पर्शात, विविध प्रकार के भूत और अशुचि संस्पर्श से अपस्मार का निर्माण हुआ। और फिर अपस्मार के अध्याय में, प्रकरण में ये सूत्र बताया जा रहा है, बाकी यहाँ पर वो लागू होगा।
जैसे उन्माद वगैरह के बारे में, भय त्रास शोक ही उन्माद आना। तो इसका एक अहम मुद्दा ऐसा होता है कि इस प्रकार से विक्षोभण शारीर और मानसिक, ये इसका मूल कारण है और उसको भली भांति हमें समझना चाहिए। तो ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि इस प्रकार का शारीर मानसिक रोग, ये इन रोगों का, सभी रोगों का कारण इस प्रकार का है। भवन्ति चात्र अपस्मारो हि वातेन पित्तेन च कफेन च सुतथ संधिपातेन प्रत्याख्यस्तथा। और चौथा जो है वो संधिपात से है, वो प्रत्याख्येय है। तो प्रत्याख्येय का मतलब ये होता है कि उसमें चिकित्सा बताई जाती है और बोलकर चिकित्सा करनी है कि साध्य होगा नहीं होगा मालूम नहीं, या पीएफ कैटेगरी में अगर भी रहेगा तो भी ठीक है इस प्रकार से। लेकिन अवस्था गंभीर है, दुरुस्त होने के चांसेस नहीं है, ये तो बताना जरूर आवश्यक होगा। साध्यांस्त विशेष प्राज्ञा साधयन्ति समाहिताः तीक्ष्णे संशोधने श्रेवे संशोधने। जो साध्य है वो प्राज्ञा और समाहित वैद्य, उसी में ध्यान देने वाले और प्राज्ञ इस प्रकार के तीक्ष्ण ही संशोधन, तीक्ष्ण संशोधन से यथास्वम शमन नहीं रहती और अपने अपने शमन के हिसाब से भी उनको साध्य कर लेते हैं। यदा दोष निमित्तस्य भवन्ति त्यागन्तरन्वयः तदा साधारण कर्म प्रवदन्ति। दोष निमित्त में अगर आगंतुक का अन्वय हो जाता है तो साधारण कर्म करना चाहिए, ऐसा वैद्य बोलते हैं। तो साधारण दोष प्रत्यनीकम वमनादि दैवादि प्रत्यनीकम च बलिमंगला। तो इन दोनों में जो कॉमन इस प्रकार का होगा, रोगों में आई हुई दैव विपाश्रय चिकित्सा और दैव विपाश्रय चिकित्सा का रोग नाशकत्व, रोग शमकत्व, ये दोनों भान में रखते हुए जो कॉमन होगा उसको वहां पे प्रयोग में लाए। तो अगर आगंतु अनुबंध है तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और आदिदैव के चिकित्सा का ये प्रांत इस प्रकार का है। सर्वरोग विशेषज्ञ सर्वौषध विशारदः शिक्षक सर्वामयान हंति न च मोहं विगच्छति। जो सभी रोग के बारे में विशेषज्ञ है, खास बात बताई गई है कि केवल जानकारी हो ऐसा नहीं है, उसके बारे में विशेष जानकारी इस प्रकार की है। और सर्व औषध विशारद, सभी प्रकार के औषधों के बारे में भी जो कुशल या निपुण इस प्रकार का है, वो वैद्य सर्वामयान हंति, वो सभी रोगों का नाश करता है। न च मोहन निरक्षित, और मोहित अवस्था उसकी नहीं होती कि ये करो वो करो वगैरह इस प्रकार से। तो कार्य अनभिज्ञत्व, ये मोह इस प्रकार का है, तो उसमें संदेह नहीं होता कि मैं कैसे मार्ग निकालूं इसमें से, इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा है कि सर्वरोग विशेषज्ञ, सभी रोगों के बारे में विशेष जानकारी जिसको है, और उसी प्रकार से सभी औषधियों के बारे में सभी जानकारी जिसको। तो इसीलिए मैंने औषधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए ये क्या केरल वाली जो किताब है सहस्त्र योग, इसका आरंभ किया। अभी रसरत्न समुच्चय पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। तो औषधियों के बारे में भी जानकारी हो और मूल रूप से रोगों के बारे में जानकारी होने के लिए चरक आदि ग्रंथ पढ़ते रहे, खास करके चरक पढ़ते रहे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और सर्वांगीण दृष्टिकोण से अगर इनको पढ़ते रहेंगे तो भूल होने के चांसेस बहुत कम इस प्रकार के हो जाते हैं।
तुम्हाला कायम अशी एक शंका आहे बरं का, की आता वेगवेगळ्या तुम्ही एक उदाहरण सांगितलं. पण अपस्माराच्या केसेस सुद्धा आपल्या ट्रीटमेंटनी टोटल क्युअर झालंय. त्यांना ते काही घ्यायची गरज नाही पडली असं परत सापडतं. सापडत नाही सापडत असं नाहीये, म्हणजे पण त्याला कधी क्युअर झाला असं म्हणायचं. मास्किंग ऑफ सिम्पटम्स असं ॲलोपॅथीत होतो, तो खऱ्या अर्थाने बरा होत नाही. 5 वर्ष त्या प्रकारे करत राहिल्यानंतर पुढे दिसत नाहीत लक्षणं किंवा रोग आहे असं दिसत नाही प्रायः. लेकिन कुछ मरीजों में 5 बरसों के बाद भी फिर से अटैक आता है, तो फिर से 18 बरस तक दवाई लेनी पड़ती है, ऐसा है उनका। तो इसमें काफी स्टडी एलोपैथी में हुआ है उनके ड्रग्स के बारे में। और पुराने जमाने में गार्डिनल नाम की दवा प्रयोग में लाई जाती थी, और उस गार्डिनल का डोज एचवी सरदेसाई ने 25 गोलियां पर डे इतना बढ़ाया था, फिर भी अपस्मार के वेग शांत नहीं हुए। तो ये भी इस प्रकार के मरीज हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकेंगे कि निश्चित रूप से ये कर दिया और ये हो गया, लेकिन संधिपातक जो छोड़कर या आगंतुकान्वय अनुबंध छोड़कर बाकी सब तो साध्य है। तो हमारे हिसाब में साध्य होना जरूरी है वास्तव में, और इस प्रकार से मास्किंग ऑफ सिम्टम्स न होते हुए साध्य होना चाहिए। जैसे उन्माद के बारे में मैंने कहा कि केवल हिंसार्थी जो है वो छोड़कर बाकी सभी उन्माद साध्य है हमारे हिसाब में, लेकिन हमारे पास मरीज ही नहीं आते हैं। शुरू में होता है तो एलोपैथी में चले जाते हैं और वहां 5, 7, 8, 10 बरस निकालने के बाद आयुर्वेद में आते हैं, तो ये काफी मुश्किल अवस्था हो जाती है। तो अगर हम प्रथम पसंदी का वैद्यक बन जाएंगे तो शायद लोगों को इसमें तसल्ली होगी। अपस्मार हे निदान आपल्या ह्याच्यामध्ये वेगवेगळं जेव्हा येतं तेव्हा त्यांनी पुन्हा किंवा तुझं नॅजिरणाने असेल कुठल्याही नाही, तर त्याच्यात सुद्धा असं सापडतं का की जेव्हा हे निदान तुम्ही केलं त्याला औषध द्यायची आणि त्याच्यानंतर अपस्मार गेला जाऊ शकतो। ऐसी बात नहीं है कि अपस्मार जाएगा नहीं इस प्रकार। सभी मरीजों में जाएगा नहीं जाएगा ये गलत बात है, और अपस्मार का वेग आ गया ये मतलब नहीं है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक होने में समय लगेगा और सभी कारण दूर करके ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और भली-भांति ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी तो होगा। अभी जो ज्यादा मरीज दिखते हैं वो ब्रेन मेटास्टेसिस या ब्रेन ट्यूमर ओरिजिनल, इससे ज्यादा अपस्मार के मरीज दिखते हैं। रेगुलर अपस्मार के मरीज ज्यादा दिखाई नहीं देते। अभी मेरे पास चंद ही मरीज हुए हैं केवल अपस्मार के लिए आए हुए, बाकी अभी जो है वो ब्रेन मेटास्टेसिस या ब्रेन ट्यूमर के जरिए अपस्मार ये होता है, और लेविप्रिल जैसी दवा चालू रहती है। लेकिन जब तक दवा चालू है तब तक मास्किंग हो जाता है सिम्टम का और वेग नहीं आता। तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये मूल रूप में ट्रीटमेंट नहीं है, मूल रूप में हमारी ट्रीटमेंट काम करेगी। तो शुरू में हम बताते हैं वो चालू रखो, हमारी ट्रीटमेंट भी चालू रखो, पंचकर्म करवाओ, और फिर धीरे धीरे उसको कम करेंगे, बंद करेंगे। कम से कम उसके जो साइड इफेक्ट है डलनेस वगैरह वो तो हम दूर कर सकते हैं। अगर मरीज वो दवा लेना चाहता है एलोपैथी की दवा, तो वो साथ में रखते हुए हमारी ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो नहीं होते हैं, और मूल रूप से हमारे औषधि मन से अपस्मार की चिकित्सा होती है इस प्रकार की। इत्येतदखिलेनोक्तं निदानस्थानम् उत्तमम्। तो इस प्रकार से ये पूरा निदान स्थान बताया गया, उत्तम इस प्रकार का निदान स्थान बताया गया। निदानार्थ करो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते तदेथा ज्वर संतापात् रक्तपित्तम् दीर्घ। रोग भी निदानार्थ करने वाला है, यानी कि निदान का जो मतलब रोग का निर्माण करना वो करने वाला है। तो रोगस्यापि उपलभ्यते, तो रोगस्य रोगः अपि निदानार्थकरः उपलभ्यते। यान्वये एक रोग का दूसरा रोग ये निदानार्थकर या उसको निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है। तदेथा ज्वर संतापात् रक्तपित्तम् दीर्घ।
जैसे कि ज्वर के संताप से निर्माण होता है, रक्तपित्त ज्वर, उल्टा भी होता है, रक्तपित्त से भी ज्वर निर्माण होता है। ताभ्याम शोषश्चापि उपजायते, और उन दोनों के जरिए शोष भी निर्माण होता है। अभी ये बात ध्यान में रखने जरूरी है कि अभी कोविड-19 का मुख्य सिम्टम ज्वर, उसके बाद में रक्तपित्त, शोणितष्ठीवन इस प्रकार का, और ये दोनों के जरिए यक्षोष या राजा, तो ये कुछ लोगों में दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति है। और फिर उसकी चिकित्सा भलीभांति होनी चाहिए इस प्रकार से। लिहाभिवृद्ध्या जठरम, जठरा क्षोथे, लिहा की अभिवृद्धि होने से जठर या उदर रोग निर्माण होता है। जठरा क्षोथे, और उदर रोग के कारण क्षोथ निर्माण होता है। वास्तव में ऐसा भी है कि जो उदर का एक लक्षण शून्यपाद करानना, ये शोथ है, और उसके उपद्रव के रूप में भी, या उपद्रव स्वरूप रोग के रूप में भी शोथ होता है। ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और एलोपैथी में डायूरेटिक्स देके शोथ को कम करते हैं और मान लेते हैं कि उधर भी उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात होती नहीं है। एलोपैथी में इसका अच्छा इलाज उधर का नहीं होता है। मूल रोग जो है उसकी अगर चिकित्सा करते रहेंगे, अगर कैंसर के जरिए उधर हुआ है असाइटिस, धातुदकावस्था इस प्रकार, वो लिवर कैंसर में हो सकता है, कोलन कैंसर में हो सकता है, ओवेरियन कैंसर में हो सकता है, काफी कैंसर में ये हो सकता है कि कैंसर के जरिए उधर निर्माण हो गया इस प्रकार से। तो वहां वो सेकेंडरी है। हाँ, मूल रोग की चिकित्सा होनी चाहिए। और दूध पे रखते हैं केवल, पानी भी नहीं देते हैं, तो दोनों की चिकित्सा होती है, कैंसर की भी होती है और उदर रोग की। तो कुछ इस प्रकार के जो मरीज है, इसमें जिनमें ये देखा जाता है कि जातोदकावस्था डेवलप हुई है, तो उनमें दोनों की चिकित्सा करनी आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। अर्शोभ्यो जठरन दुखम, अर्श जो है उससे जठर दुख, दुख इस प्रकार का, जठर रुचिर इस प्रकार का उदर रोग, गुल्मश्चापी उपजाए थे, और गुल्म भी निर्माण होता। प्रतीक्षाया दुभेद कासा, प्रतीक्षा से कास होता है, कासा संजाए थे क्षय, और कास के जरिए क्षय निर्माण होता है। तो ये श्रृंखला काफी लोगों में पाई जाती है, और कुछ लोगों में प्रतीक्षा, कास और श्वास इस प्रकार की श्रृंखला पाई जाती हे डिफरन्सिएशन कसं होतं? है। कशाचे? काहींना प्रतीक्षा कासानंतर श्वास होईल आणि काहींना क्षय, क्षय होईल. वो बाकी रोग निर्माण करने वाली सामग्री पर निर्भर रहेगा कि प्रतीक्षा से कास होने वाला है, या कास से श्वास होने वाला है, या क्षय होने वाला है। अगर बाकी है तो उसके सपोर्टिंग रहेंगे, तो फिर श्वास होगा या क्षय होगा, शोष होगा इस प्रकार से। मेरे पास पहले प्रमुख श्वास से काफी रुग्ण होते थे, और सभी में वमन का प्रयोग करवाता था में, और बाकी दवाइयां चलती रहती थी, और सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे रोगी ठीक हो जाते थे। तो ये काफी बरसों के बाद हमारे पास आते हैं, 8, 10, 9, 12, 15, कितना भी हो इस प्रकार से। और वैसे श्वास 1 बरस के बाद असाध्य कहा गया, व्याप्यत्व होता है लेकिन असाध्य कहा। तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये तंबाकू श्वास के ही रुग्ण है, काफी बरस हो चुके हैं, फिर भी ये साध्य कैसे हुए? तो मैंने श्रृंखला पूछना आरंभ किया कि पहले प्रतीक्षा की शिकायत होती थी क्या, फिर उसके बाद में कास हुआ था, और उसके बाद में श्वास हुआ था। तो उन सभी लोगों में ये पाया गया कि प्रतीक्षा से आरंभ हुआ था, और प्रतीक्षा का उपद्रव कास, और कास का उपद्रव श्वास, इस प्रकार की श्रृंखला मिली। तो तात्पर्य ये है कि प्रतीक्षा 1 बरस के बाद असाध्य है, इस प्रकार की बात नहीं। श्वास के बारे में कहा गया है।
तो प्रतिश्याय अगर ट्रीट होता है तेषां प्रधान प्रशमय प्रशमः, तो आगे वाले उसके उपद्रव भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है, इस बात को। और प्रतिश्याय की मूल रूप से चिकित्सा करनी चाहिए, तो ये नौबत नहीं आएगी कि असाध्य ही रहेगा। पण और आता मॉडर्न प्रमाणे जो क्षय धरला जातो ना, हाँ मॉडर्न क्षय प्रमाणे जो क्षय किंवा टीबी धरला जातो, हम्म, तर तो ह्या संप्राप्तीतनच जातो का असं काही नाही? असं काही नाही आहे। म्हणजे तो वेगळाच रोग आहे का? हो, अभी इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो एक अलग बीमारी ही रहेगी। उसके कुछ लक्षण क्षय से मिलने वाले इस प्रकार के रहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं है। और वहाँ बैक्टीरिया पॉजिटिव होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। अगर ये बैक्टीरिया का अस्तित्व वहां पे दिखाई देता है, तो ही उसको टीबी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ऐसा उनके शास्त्र में। हमारे शास्त्र में अगर राजयक्ष्मा के लक्षण है तो उसको राजयक्ष्मा मानेंगे, और उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पाया जा रहा है तो एलोपैथी की दृष्टि से वो टीबी भी होगा। अब इसके पीछे एचआईवी भी हो सकता है कि मूल रूप रोग एचआईवी पॉजिटिव होना इस प्रकार से, और फिर राजयक्ष्मा के लक्षण दिखने लगना और उसमें एक भी पॉजिटिव आ जाना इस प्रकार से। लेकिन एंटीकॉक ट्रीटमेंट देने से कुछ होता है ऐसा नहीं है। और सभी जो एड्स के मरीज मरते हैं वो तो एक राजयक्ष्मा के लक्षण दिखाकर मरते हैं इस प्रकार। तो इसके जरिए राजयक्ष्मा या टीबी वापस आ गया, ऐसी स्थिति है। तो उसके बारे में अब ये इन्वेस्टिगेशन का जो माहौल है कि ये इन्वेस्टिगेशन अगर पॉजिटिव है तो ये फलानी बीमारी है। मेरा भी मानना है कि इस प्रकार से एलोपैथी में जो डायग्नोसिस होता है उसके बारे में अलगता से ही सोचे, क्योंकि उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना अनिवार्य इस प्रकार का है। स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, अभी कोविड-19 आ गया, अब ये राजयक्ष्मा वगैरह तो पुराने जमाने से चल रहे हैं, विसर्प है, तो ये भी वायरस से इस प्रकार से है। तो इन सभी में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है एलोपैथी के दृष्टि से। और अगर वो है तो उसका हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा उसके बारे में। केवल इस प्रकार की प्रकारानुरूप चिकित्सा देकर उसमें सफलता मिलेगी ही ऐसा नहीं बता सकते। काफी बरस पहले अन्ना करमरकर जी से इसके बारे में बात हुई थी, और उनका ये कहना था कि जहाँ स्पेसिफिक इन्फेक्शन पाया जाता है वो ज्यादा दिक्कत वाले होते हैं। और उस जमाने में एंटीबायोटिक्स नई नई आ रही थी, तो उससे तुरंत रिलीफ हो जाता था, और हमारे दवाइयाँ उस तरीके से काम नहीं करती थी। ये एक अहम मुद्दा उसमें रहा। अभी कोविड-19 में भी एंटीवायरल ड्रग्स परखी गई है, जैसे कांजूसवीर जो शालीपर्णी का है, घन इस प्रकार का, या दूसरा एक कॉम्बिनेशन नींबू गुड़ची वगैरह ऐसा कुछ है जिसको एंटीवायरल एक्टिविटी पाई गई कोविड-19 के खिलाफ, और फिर वो प्रचलन में आया। अब गांजूवीर वाले का कहना है कि इसको सभी वायरल इन्फेक्शन में आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे विसर्प हो या अन्य कोई इस प्रकार का वायरस हो, हेपेटाइटिस बी का वायरस हो वगैरह वगैरह, तो उन सभी में ये गांजूवीर काम करता है। वास्तव में गांजू ये जो शालीपर्णी है वो त्रिदोषज्ञ है, रसायन, उस हिसाब से उसको जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। और कैंसर जैसे बीमारी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये अभी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने का काम इससे अच्छा हो रहा है इसके पास।
तो केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए भी और ये जो रोग में चिकित्सा के रूप में भी कैंसर रोग में शालीपर्णी काम करती है। तो अभी मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है कैंसर के बारे में फॉर्मूला इस प्रकार का, उसमें शालीपर्णी भी डाली गई है। There is a patient of tubercular meningitis, but her AB negative, but she has neck rigidity and lost vision. In one eye, neck rigidity is sign of meningeal irritation. What approach should we have to for such patients? मेरा तो मंतव्य है कि इन्फेक्शियस जो भी डिसीजेस है उन सभी के बारे में हमें थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा। हमारे रूप में उसकी जो चिकित्सा है वो तो करनी है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है और एंटीबायोटिक्स के इनोकुलेशन से इनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्यूनिटी बढ़ गई है, और ये थोड़ा सा जनपदोद्भूत जैसा भी माहौल है, खास करके कोविड-19 वगैरह इस प्रकार के डेंगू वगैरह जो है। तो उस सिलसिले में जनपदोद्भूत के बारे में जो चिकित्सा बताई गई है, संक्रामक या संक्रामक रोग के बारे में जो चिकित्सा बताई गई है वो भी हमें करनी चाहिए। नाही, याचा संबंध आपण जर कुष्ठाशी लावला किंवा कुष्ठात पण असंच होतं ना, म्हणजे इन्फेक्शन तिथे असतं, तिथं काय करू असो काही असो, तसं आपल्याला इथे काही करता येतं, म्हणजे रक्त हे विष मानून काही वेगळं करता येईल का? वो तो करते हैं, रक्त दृष्टि इसमें होती है ऐसा मानकर लोग करने वाले इस प्रकार के हैं और उसका प्रयोग करना है। जमदग्नि ने बीच में ये कौन सा था अगत, नाम याद नहीं आ रहा, जो कीटक के लिए है, तो कीटकों के द्वारा प्रसार हो रहा है उसका एक अगत प्रचलन में लाया इस प्रकार से। अभी ए बी पॉजिटिव होना ये शायद केवल लंग टीबी में है, बाकी पॉट्सवाइन में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, मेनिंजाइटिस भी नहीं। वैसे मेनिंजाइटिस के मरीज हमारे पास बहुत ही कम होते हैं, ज्यादा होते नहीं है। मेरे पास एक मेनिंजियोमाइलोसिल की छोटी लड़की थी और उसको ये चलने में वगैरह दिक्कत होती थी, वो बिल्कुल कॉसिस के नजदीक इस प्रकार का था, बड़ा था। तो ट्रीटमेंट चलती रही, उसको कुछ सुधार हुआ और फिर अचानक बुखार आने लगा और ये नेक रिजिडिटी थी। तो मैंने ये केस रेफर की और वो वहां पे चली गई हर्डिकर अस्पताल में, और हर्डिकर अस्पताल से मुझे फोन आया कि आपने बड़ा अच्छा किया कि इस केस को रेफर किया, ये मेनिंजाइटिस है उसको, ये रेयरली होता है मेनिंजियोमाइलोसिस में, लेकिन हुआ है। उनकी एंटीबायोटिक्स चली लेकिन फायदा नहीं हुआ, उसकी डेथ हुई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मेनिंजाइटिस यद्यपि टीबी के कारण ही है, तो भी जो एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट है एकेटी, वो इसमें नहीं काम करती, ये काफी जगह देखा गया है। मेरे पास दूसरी भी एक ऐसी केस थी, उसको जॉन्डिस था, बुखार था उसके साथ में, और फिर कोमा में चले गए और इनका निदान हो रहा था कुछ टाइफाइड जैसा। मैंने कहा टाइफाइड नहीं, मुझे लगता है मेनिंजाइटिस है। 2 दिन के बाद ये कंफर्म हो गया कि मेनिंजाइटिस है। फिर उनका लड़का मुझसे कहने लगा कि लेकिन मेनिंजाइटिस तो टीबी है, तो वो साध्य होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये साध्य नहीं होगा, ये असाध्य ही है। सभी टीबी के मरीज साध्य होते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है इस प्रकार से। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। एलोपैथी में ट्रीटमेंट चलती रही, वैसे रूबी हॉल में ही था, मेरे से भी दवाइयां लेके गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, डेथ हो गई उनकी।
आज प्रतिष्ठायाचे रुग्ण ॲलोपॅथिक मेडिसिन दिल्याने मास दोष होतात आणि पुढे आपल्याप्रमाणे पाहिले तर त्यांना बरंच काळ त्रास राहतो आणि ज्वर आपल्याकडे या अवस्थेत आला तर ठीक, नाहीतर पुढे क्षय अवस्थेत जाताना दिसत आहे. तेव्हा कामदेव घृत सारखे मेडिसिन चांगले काम करताना दिसतात. ओके, तो इसमें ऐसा है कि हमारे हिसाब में संप्राप्ति किस तरफ मुड़ रही है, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का है. लेकिन इसमें अगर इन्फेक्शन पाया जाता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन पाया जाता है तो दिक्कत वाली बात होती है. इन्फेक्शन नहीं है, हमारे हिसाब में राजा में चला जा रहा है, तो ये हो सकता है मज्जागत किंवा धातुगत ज्वर म्हणू शकतो. एक निदान हमारा क्या होगा, चंपका दिया गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन चंपका दिया था प्रचलन में दिलवादी गुटिका. राजा एक क्षय आणि शोष यात काय फरक आहे? वाग्भट मैंने तुमको एक दूसरे के पर्याय बताया है. राजा एक में ये जो नक्षत्राणाम राजा या चंद्र उसको हुआ था, उस प्रकार से 3, 6 और एकादशी रूप राजा एक इस प्रकार के है, वो इलेबोरेट जाता है. क्षय में केवल धातु क्षय को भी क्षय इस प्रकार से बता सकते हैं, और उसके लिए वजन कम होना, लेकिन राजा एक के बाकी लक्षण कास वगैरह जो है वो होंगे ही, ऐसा नहीं बता सकते. ये इसमें भेद है. और रसादि शोषणात् शोषो, रसादि के शोषण के जरिए उसको शोष इस प्रकार के कहते हैं. और जब वही लक्षण प्रधान है तो शोष इस प्रकार से कहेंगे. तो अंतर थोड़ा है. हम सभी की चिकित्साएं सभी में चल सकती है ऐसा है, लेकिन जिस जिन कारणों से निर्माण हुआ है उसको देखकर चिकित्सा करनी चाहिए. जैसे मैं हितरुचि विजय महाराज के बारे में मेरा निदान शोष इस प्रकार का था. अध्वशोष एक वहां पे बताया गया है, और लंघन अपतर्पण. तो उन्होंने ये व्रत किया था, एक ही दफा खाना और रूखा खाना इस प्रकार से, और फिर उसमें 20-22 किलोमीटर का विहार, और फिर प्रवचन 1-1.5 घंटे का. तो ये सभी शोष के इस प्रकार के हेतु हो गए, और फिर वजन 62 किलो से 32 किलो तक आ गया. तो इसलिए मैंने उनमें ये चाग दुग्ध, बकरी का दूध शुरू किया. तो आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्त सारे थे, तो उससे वजन बढ़ा. तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और वो देखकर करना चाहिए. ट्यूबरक्युलर मेनिंजायटिस मध्ये AB निगेटिव्ह परंतु मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉझिटिव्ह येते का, मुझे पता नहीं है. ट्यूबरक्युलिन टेस्ट भी होती है, मॉन्टॉक्स भी होती है, और ए भी होती है. ए भी ज्यादातर पाई नहीं जाती. 3 सैंपल्स लेते हैं और फिर देखते हैं उसकी. यक्ष्मा से 4 कारणापैकी एक क्षय आ गया, ये है. साहसंवेग सौरभः शुक्रोज स्नेह संशय अन्नपान विदित त्यागस्त से गाय जो आमटने बताया गया है, तो उसमें ये क्षय है. और बागेवाड़ीकर का शायद ये कहना था कि सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग बहुत सारे मरीजों में करते थे. उन्हें ऊपर का कारण बताया कि आपूर्ति के लिए सीतोपलादि डालते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. मैं भी प्रयोग करता हूँ, कोलिकर सर भी प्रयोग करते थे. तो राजयक्ष्मा की दवा है. धातु क्षय जहां जहां भी हो वहां सीतोपलादि चूर्ण काम करता. तो वैसे काश्वास प्रतिष्ठाएं में प्रयोग करने की पद्धति है, लेकिन सिर्फ वही ये प्रयोग में आएगा, ऐसा नहीं है. जहां जहां धातु क्षयात्मक संप्राप्ति होगी वहां सीतोपलादि चूर्ण काम करेगा. Presentation of cough patients is like a long-standing cough with or without sputum, mild fever, loss of appetite, loss of weight sometimes.
with pleurisy. Such presentation may also be seen in lung cancer. Both diseases have, uh, are differentiated by pleural tapping with pleural fluid examination. Many times, blood-stained pleural fluid is considered to be due to lung cancer. अभी इसमें ऐसा है कि एक समान दिखने वाले अनेक रोग हो सकते हैं, लक्षण काफी एक समान खाली होता एक समान होते हैं, फिर भी उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसके बारे में। तो एलोपैथी में कुछ पैरामीटर्स डेवलप हुए हैं, जैसे ये एक्सरे टेक्नोलॉजी है, HRCT है, या फिर बायोप्सी FNAC वगैरह है। तो इनके जरिए ये बात हो सकती है कि एलोपैथी में निदान बदल जाता है, निदान बदल गया है तो उसके अनुसार चिकित्सा भी बदल जाती है। कभी कभी एक की चिकित्सा दूसरे में लागू हो सकती है, ये हमारे शास्त्र में भी है, लेकिन सभी में ये इस प्रकार से लागू होगी ऐसा नहीं बता सकते। तो जैसे एलोपैथी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसी प्रकार से हमारे ग्रंथों में भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस वास्तव में है। और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया स्कंद कोश के आधार पर, अभी यह प्रातिपदिक कोश के आधार पर बन रहा है। तो इन सभी के बारे में भी जरूर सोचना इस प्रकार के है कि हमारे लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, और उसमें एलोपैथी का निदान साथ में जोड़ना लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शक्ति बढ़ती गई है और हमारी शक्ति कम होती गई है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो उसके बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का रहेगा। एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोचना ही है, क्योंकि वैसे टीबी के लक्षण उसमें कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ बोलते हैं कि वहां पे इन्फेक्शन पाया जाता है इसलिए, लेकिन मेन जो सिम्टम है वो PCOD वगैरह या इस प्रकार से वंध्यत्व के लिए लोग हमारे पास आते हैं। ट्यूब ब्लॉक भी होते हैं। तो अभी ट्यूब ब्लॉक के हिसाब से उत्तरबस्ती करवाना ये एक अहम मुद्दा। जैसे ये हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी करते हैं और पेटेंसी देखते हैं, ट्यूब पेटेंसी है या नहीं इस प्रकार से। तो वास्तव में हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी ये भी एक उपचार भी हो सकता है, क्योंकि हवा जोर से प्रेशर से भेजी जाए तो शायद स्रोतोरोध थोड़ा सा दूर होगा, वो थोड़ी काल के लिए होगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी है, क्योंकि इसमें हवा पेरिटोनियम में चली जाती है। तो स्पेसिफिक फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज इवनिंग राइज टेम्परेचर एंड नाइट स्वेट्स। तो ये जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं, और ये टीबी के लिए हमारे हिसाब में वो यक्ष्मा कहाँ जाएगा नहीं कहाँ जाएगा ये एक अलग बात रहेगी। और फिर त्याच्यात पण पुन्हा लंग फायब्रोसिस असेल किंवा ते कसलं ते हनीकॉम्ब हे होतं, त्याच्यात पण सीआयडी नसतं, हे असतं, तिच्यात पुन्हा डिफरन्सिएशन काय? नहीं, अभी मॉडर्न के हिसाब से जो भी बीमारियां हैं उन सभी के बारे में हमारे शास्त्रों में से अगर कुछ एक रोग मिलता जुलता नहीं है तो अलगता से सोचना पड़ेगा। अब ये लंग फाइब्रोसिस की शिकायत है, हनीकॉम्ब डिसीज है लंग के बारे में, तो ये भी रेयर है लेकिन है। मेरे पास अभी हनीकॉम्ब के 2 मरीज है, एक तो चल बसे लेकिन काफी 1.5 बरस तक अच्छी चिकित्सा चलती रही। नाही, पण त्यांच्या ह्याच्यात पण अशी काच श्वास अधिक काही येत असं काही नाही. नहीं, श्वास येतो ना। नाही आधीपासून नहीं, आधीपासून है ऐसा नहीं। एकदम जेव्हा असं काही होतं तेव्हा त्याचे विचार पुन्हा वेगळेच. बराबर। तो ये क्यों होता है? मेरे ख्याल में फाइब्रोसिस के बारे में अलगता से सोचना है। लंग फाइब्रोसिस हो गया, लिवर फाइब्रोसिस हो गया, ये फाइब्रॉइड यूटेरस में हो गया, फैटी चेंजेस इन लिवर। हाँ? नहीं,
तो ये सभी फाइब्रस टिश्यू क्यों डेवलप होता है? बाद में नेचुरल टिश्यू वहाँ का जो होना चाहिए वो न होकर फाइब्रस टिश्यू क्यों डेवलप होता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और फिर उसके आधार पर इन सभी रोगों की चिकित्सा हो पाएगी। तो अभी इस प्रकार के फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने वाले भी है, ब्रेस्ट में भी फाइब्रो एडिनोमा ये डेवलप होता है। और उसके बारे में कैसे सोचना है, क्यों होता है, कुछ ही औरतों में होता है लेकिन होता है। एंडोमेट्रियल टीबी से निदान कशावरून करता मुझे मालूम नहीं है, एक बार एलोपैथी में देखेंगे। एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस रिजल्ट्स थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड देन परमानेंट एंडोमेट्रियल लॉस। तो थिनिंग है तो हम शायद इसके बारे में, क्षय के बारे में ही सोचेंगे, और साक्षात क्षय रोग के जो एकादश रूप, त्रिरूप या षड्रूप प्राजैक्टमाएं वो तो नहीं दिखेंगे। फिर भी क्षय को पकड़कर आगे चलेंगे। बायोप्सिस, टीबी, आरटी, पीसीआर, तो इसके आधार पर इसका निदान होता है। टीबीआरटी, टीबीआरटी क्या है? पीसीआर। तो ठीक है, हमारे यहाँ एंडोमेट्रियोसिस अलग है लेकिन एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस इसके मरीज आए हैं, वंध्यत्व के लिए आए हैं, और चिकित्सा देकर उत्तर बस्ती करके खास करके सुधार हुआ है, ये भी देखा है, और कंसेप्शन हुआ है। तो हमारे हिसाब में वो उतनी गंभीर समस्या नहीं है, या ट्यूबल ब्लॉक है वो भी अच्छी तरीके से ठीक हो सकते हैं, ऐसी स्थिति है। अभी इन मरीजों का आना कम हो गया है, कैंसर ही प्रधान चिकित्सा रोग हो गया मेरे यहाँ तो कम से कम, लेकिन बाकी लोगों के पास इसके मरीज आते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जहां जहां एलोपैथी का कुछ निदान इसके आधार पर है, वहां वहां सभी जगह इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी पड़ेगा। और वैसे भी इन्फेक्शंस का विचार कैसे करें, इसके बारे में अलग रूप से ही दिखना पड़ेगा। अभी ये इन्फेक्शियस डिसीजेस काफी फैल गए हैं, और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस है, और कहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में जो वर्णित ग्रंथ जो रोग है उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ क्षति रहेगी, तो उसको कैसे पूर्ण करना है इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैं अभी मानता हूँ कि हमें ज्यादा परिश्रम रसायन चिकित्सा के बारे में करने हैं, पंचकर्म के बारे में। रैपिड टेस्ट PCR फॉर ट्यूबरकुलोसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR, तो अभी ये तो इसमें भी की जाती है, कोविड-19 में भी की जाती है। Does hepatitis B disappear? होता है। हेपेटाइटिस बी के तो मेरे पास काफी मरीज है, सी के भी होते हैं नेगेटिव, बी के भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन समय नहीं बता सकते, 2-4 महीने लगेंगे, बरस लगेंगे, बता नहीं सकते, लेकिन होता है नेगेटिव। जो मरीज इस प्रकार से टिके हुए हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, धीरे धीरे ये नेगेटिव हो सकता है। तो इन सभी के बारे में अलग से सोचना जरूरी है सरकार। आज एक दूसरी खुशी की बात है कि दातार शास्त्री के नाम पे जो पंचभौतिक चिकित्सा पुरस्कार, या दातार शास्त्री के नाम से जो चिकित्सा पुरस्कार दिया जाता है, 2 बरस पहले मुझे डिक्लेयर हुआ था लेकिन वहां बाढ़ होने के कारण उसमें भी नहीं हो सका। पिछले बरस में भी यही माहौल रहा, बाढ़ का माहौल रहा, और पिछले बरस में नहीं हो सका, और फिर ये कोविड-19 का भी था। अब इस बरस में भी ये कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है। बाढ़ अभी ज्यादा नहीं है इस बरस में, लेकिन थोड़ी बाढ़ वहां पे भी हो गई। तो 3 लोगों के पुरस्कार रह गए थे,
एक पीएच कुलकर्णी और एक भावी साथी। तो इन्होंने निर्णय किया कि घर पे जाकर उनको पुरस्कार दे देंगे। तो कल शायद भावी साथी का हो गया होगा, आज पीएच कुलकर्णी, और फिर बाद में 2:30 बजे मेरे यहाँ मेरे क्लिनिक में आकर मुझे दे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि दातार गुरुजी के नाम से ये पुरस्कार मिल रहा है। वैसे दातार गुरुजी का मेरा ज्यादा संबंध नहीं रहा, एक शिष्य के नाते इस प्रकार से, लेकिन कोलटकर सर उनके अनुयायी अच्छे इस प्रकार के, और उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया ये यकृत क्रिया परीक्षण, और जो उसको जो वृक्क कहते थे उसका परीक्षण वगैरह, और उसके आधार पर इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ और वरंग विक्षार गिरीश वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन एक ऋषितुल्य व्यक्तित्व दातार गुरुजी का था, और मैं कई बार उनको मिल चुका हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा सौभाग्य का दिन है, और 2 बरस के बाद सही, लेकिन आज ये पुरस्कार संपन्न होगा, तो दोपहर में ये आज संपन्न हो जाएगा। तो इस सिलसिले में दातार गुरुजी ने जो एक अलग मार्ग का निर्माण किया, पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में, मैं समझता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। मेरे मन में वास्तव में त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश के आधार पर पांचभौतिक चिकित्सा का एक अलग ढांचा बन सकता है। उसमें दातार गुरुजी की चिकित्सा पद्धति को समाविष्ट करके और आगे जा सकते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं कि उसके बारे में कैसे सोचेंगे, लेकिन उनकी जो किताबें हैं उनका तो ज्ञानेश्वर माउली पर पूरा भरोसा था, और अच्छे भक्त थे ज्ञानेश्वर माउली के, और जो भी सुझाव आते हैं वो उन्हीं की तरफ से तरीके से आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। तो ये भक्ति ये और अलग चीज इस प्रकार की है। उन्होंने कोलटकर सर को एक दवाइयाँ बनाने के लिए बताया, सर ने दवाई बना के दे दी, और फिर पूछा कि कहाँ प्रयोग करनी है, कैसे प्रयोग करनी है। तो बोले ज्ञानेश्वर माउली ने प्रेरणा दी है, वही बताएगी। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है। तो उनकी जो यादें हैं दाता गुरुजी की, वो मुझे आज भी याद आ रही है। तो ठीक है, देखते हैं इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानं श्वः।